हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का वी ए क्लासेस में। तो आज के लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं ग्रोथ के बारे में। लास्ट लेक्चर में हमने एक चार्ट बनवाया था, उसके आगे उसी चार्ट के आगे हम कंटिन्यू करते हैं ग्रोथ। तो ग्रोथ आप लोग हमेशा देखते हैं, आप भी पहले छोटे थे फिर छोटे से बड़े हुए, तो आप भी ग्रोथ ही कर रहे हैं। छोटे थे फिर उससे बड़े हुए, फिर उससे बड़े हुए, उससे बड़े। पहले आपके हाथ इतने छोटे थे फिर उसके इतने बड़े हुए, फिर धीरे धीरे आप बड़े हो रहे हैं। ठीक है, तो ग्रोथ तो हम लोग हर जगह देखते हैं। मतलब अगर एक वर्ड में, एक डिफिनेशन की अगर हम बात करें, एक वर्ड में इसके डिफिनेशन अगर हम बोलें तो इंक्रीज इन एनीथिंग, मतलब कुछ भी बढ़ रहा है, कुछ भी बढ़ रहा है, उसका मास बढ़ रहा है, उसका स्ट्रक्चर बढ़ रहा है, उसका सरफेस एरिया बढ़ रहा है, उसका वॉल्यूम बढ़ रहा है, उसकी हाइट बढ़ रही है। इंक्रीज इन एनीथिंग इज ग्रोथ। ठीक है, इंक्रीज इन एनीथिंग इज ग्रोथ। लाइक दैट मास सरफेस एरिया वॉल्यूम, ठीक है, etc। इंक्रीज इन एनीथिंग, कुछ भी बढ़ रहा है, कुछ भी बढ़ रहा है, वो ग्रोथ है। इंक्रीज इन एनीथिंग इज ग्रोथ। अगर हम बात करें ग्रोथ के कंपोनेंट के बारे में, तो ग्रोथ के दो कंपोनेंट हैं। टू कंपोनेंट ऑफ ग्रोथ। मार्कर चेंज। इंक्रीज इन मास, ठीक है, इंक्रीज इन मास, इंक्रीज इन नंबर। चलो शॉर्ट नहीं लिखते हैं, पूरा नाम लिखते हैं। इंक्रीज इन नंबर, ये क्या? इंक्रीज इन नंबर, इंक्रीज इन मास तो समझ में आया, लेकिन इंक्रीज इन नंबर नहीं समझ में आया। तो इंक्रीज इन नंबर मतलब एक सिंगल सेल है। सेल अगर आप बढ़ रहे हैं, आप छोटे से बड़े हुए, तो ऐसे बिना सेल जब बढ़ेंगी तभी तो आप बड़े होंगे। तो इंक्रीज इन सेल, इंक्रीज इन नंबर, सेल के नंबर बढ़ रहे हैं, सेल डिवाइड हो रही हैं, डिवाइड हो रही हैं, डिवाइड बढ़ती जा रही, सेल के नंबर बढ़ रहे हैं। अगर हम लोग बात करें, अगर हम लोग यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात कर लें, तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में जो ग्रोथ होती है वो आपकी जो है वो नंबर जब बढ़ाते हैं, मतलब रिप्रोडक्शन होता है उनमें, वही होती है उनकी ग्रोथ। समझ रहे हो? 1 से 2 हुए वो उनकी ग्रोथ भी कहलाएगी, वो उनका रिप्रोडक्शन भी कहलाएगा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में। अगर हम लोग बात कर रहे हैं मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में, तो इंक्रीज इन मास, इंक्रीज इन वॉल्यूम, इंक्रीज इन सरफेस एरिया, एवरीथिंग, इंक्रीज इन एनीथिंग, इंक्रीज इन एनीथिंग इज ग्रोथ। तो अगर हम बात कर लें प्लांट्स के बारे में, प्लांट्स तो आप लोग देखते ही हैं। अगर प्लांट्स और एनिमल की अगर हम बात करें, एनिमल कब तक बढ़ता है और प्लांट कब तक बढ़ता है? प्लांट पहले छोटा था, फिर बड़ा हुआ, बड़ा होता, उसको जब भी हम लोग देखते हैं वो बढ़ता ही रहता है। मतलब ये नहीं कि एक हाइट पे पहुंचा, उसी हाइट पे रुक गया वो। चलो मान के चलो, अगर हाइट पे रुक भी गया तो इधर उधर से उसकी ब्रांचेस निकलती रहती हैं, फल फूल वो देता ही रहता है, उसकी ब्रांचेस निकलती रहती हैं। मतलब जो प्लांट्स होते हैं आपके, वो अनलिमिटेड ग्रोथ करते हैं पूरे लाइफ टाइम, पूरी लाइफ टाइम उनके ग्रोथ चलती रहती है। ग्रोथ थ्रू आउट होल लाइफ टाइम, ठीक है। इसको हम लोग बोलेंगे अनलिमिटेड ग्रोथ, इसको हम लोग बोलेंगे अनलिमिटेड ग्रोथ, ठीक है। अगर वही इसी जगह पर हम लोग एनिमल्स के बारे में बात करें, तो एनिमल्स में आपका जो है, अगर एक सर्टेन एज, एक जब एज आती है हमारी, जैसे कि पहले छोटे से बड़े हुए, मतलब कॉमनली अगर बात करें 25 ईयर्स,
25 ईयर्स तक बढ़ते हैं लोग, उनकी हाइट बढ़ती रहती है। तो 25 एक सर्टेन एज तक उनकी हाइट बढ़ती है, मतलब एक सर्टेन एज तक ही ग्रोथ दिखाई देती है एनिमल्स में। और फिर इसके बाद क्या होता है, इसके बाद जब कोई भी, जैसे कोई भी चोट लगी, उनको कुछ हुआ या कोई भी सेल का लॉस्ट हुआ, उस सेल को रिप्लेस करने के लिए फिर होती है ग्रोथ। जैसे चोट लग गई, अगर चोट लग गई है और वहाँ पे अगर सेल डिवाइड नहीं करेंगे, उस टिश्यू को रिप्लेस नहीं करेंगे वो डिवाइड कर करके, तो चोट तो वैसे ही दिखती रहेगी ना पूरी लाइफ में, कुछ इंप्रूवमेंट होगा ही नहीं। जैसे वो मांस लटक रहा है मतलब लटक रहा है। अगर वो मांस वहाँ पे लगाया गया है और फिर इसके बाद उस पर टाँके लगे हैं, तो क्या ज़िंदगी में टाँके ही लगे रहेंगे? वो जो स्किन है वो तो जुड़ेगी ही ना। और वो जुड़ेगी कैसे? वहाँ पे हो रही है ग्रोथ, मतलब वहाँ पे सेल डिवाइड कर रही है, आपकी रिप्लेस कर रही है उस टिश्यू को, ग्रोथ करके वो रिप्लेस कर रही है। मतलब कि वहाँ पे जब अगर वहाँ पे फिर एनिमल्स में ये हुआ, आज मतलब निष्कर्ष ये निकला एनिमल्स में कि जो है जो ग्रोथ होगी वो लिमिटेड ग्रोथ होती है, लेकिन थ्रू आउट द लाइफ में, पूरी लाइफ में उनके अगर कहीं चोट लग जाती है तो उस टिश्यू को रिप्लेस करने के लिए ग्रोथ होती है। यहाँ पे क्या होती है? ग्रोथ जो है लिमिटेड, यहाँ पे आपका लिमिटेड ग्रोथ होती है। और ग्रोथ जो आपकी वो दिखती है, और नहीं लिखते हैं, डायरेक्ट लिखते हैं ना। और ग्रोथ जो आपकी रिप्लेस डैमेज टिश्यू विन, और ये रिप्लेस द डैमेज टिश्यू। ठीक है, इसका जब हम एनसीईआरटी रीडिंग करेंगे तो पूरा एकदम अच्छे से इसकी एनसीईआरटी लाइन पढ़ेंगे। ठीक है, इसकी एनसीईआरटी लाइन पूरी अच्छे से पढ़ेंगे, तब आप लोगों को और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक, तो एनसीईआरटी आपकी कहती है एनिमल्स में, इन एनिमल ग्रोथ सीन अप टू अ सर्टेन एज, ग्रोथ जो है वो एक सर्टेन एज तक ही एनिमल्स में दिखती है। हाउएवर सेल डिवीजन टू रिप्लेस द लॉस्ट सेल जो रिप्लेस करने के लिए सेल डिवीजन होता है, उसी को बोलते हैं ग्रोथ एनिमल्स में। ठीक है, लिमिटेड एक जो है सर्टेन एज तक, वहाँ तक तो ग्रोथ हो गई। उसके बाद अगर कभी चोट लगी आपको तो सेल डिवीज़न होके वो सेल आपकी रिप्लेस हो जाएगी। ठीक है, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं टाइप ऑफ ग्रोथ के बारे में। टाइप ऑफ ग्रोथ के बारे में इंट्रिंसिक ग्रोथ और एक्सट्रिंसिक ग्रोथ। ठीक है, अब आप लोग थोड़ा बताइए इंट्रिंसिक ग्रोथ क्या होती है और एक्सट्रिंसिक ग्रोथ क्या होती है। तो अब हम लोग ग्रोथ के टाइप के बारे में बात करते हैं। तो टाइप ग्रोथ के दो होते हैं, इंट्रिंसिक ग्रोथ और एक्सट्रिंसिक ग्रोथ। इंट्रिंसिक ग्रोथ मीन्स इंटरनल ग्रोथ। कौन सी ग्रोथ? इंटरनल ग्रोथ। इंटरनल ग्रोथ जो होती है वो केवल आपको केवल और केवल लिविंग में दिखेगी। कहाँ पे दिखेगी? केवल और केवल लिविंग ऑर्गेनिज्म में दिखेगी। केवल और केवल आपका इंट्रिंसिक ग्रोथ लिविंग ऑर्गेनिज्म में दिखेगी। ठीक है, और एक्सट्रिंसिक की बात करें तो ये होती है एक्सटर्नल ग्रोथ आपकी। और एक्सटर्नल ग्रोथ जो है आपकी वो नॉन लिविंग में भी दिखेगी। ठीक है, तो एक्सटर्नल ग्रोथ कहाँ पे दिखेगी? लिविंग और नॉन लिविंग में दोनों में दिखती है एक्सटर्नल ग्रोथ। और एक्सटर्नल ग्रोथ कैसे एक्सटर्नल ग्रोथ जो है वो कैसे नॉन लिविंग में दिखती है? तो एक्सटर्नल ग्रोथ जो है बाहर से ग्रोथ होती है। बाहर से हम किसी भी चीज़ को, जैसे कुछ भी चीज़, एक किताब रखी उसके ऊपर कुछ ना कुछ जोड़ दिया, कुछ ना कुछ रख दिया, ग्रोथ हो रही है वो एक्सटर्नल बाहर से ही ग्रोथ हो रही है। एक ईंट है, एक ईंट के ऊपर दूसरी ईंट जोड़ दी, फिर उसके ऊपर एक ईंट रख के जोड़ दी, फिर उसके ऊपर एक ईंट रख के जोड़ दी, ग्रोथ ही तो है वो, एक्सटर्नल ग्रोथ हो गई आपकी। ठीक है, और एक्सटर्नल ग्रोथ नॉन लिविंग में अगर हम बात करें तो कहीं पे हमें लग गया कुछ, वो सॉइलिंग हो गई उसकी, वो उसकी सॉइलिंग हो गई, या हमने कुछ बांध लिया,
वो भी तो एक ग्रोथ हो गया। वेट हमारा बढ़ा या नहीं बढ़ा? अगर हमने कुछ बांध लिया है, कुछ बांध लिया अपने पूरे बॉडी पे लपेट लिया खूब मोटा सा, ठीक है, तो वेट तो हमारा बढ़ गया। अब हमने पहले वेट किया तो फिर बाद में वेट किया तो अरे सर ये तो ग्रोथ हो गई। नहीं मेरे भाई, वो एक्सटर्नल ग्रोथ हुई है, इंटरनल ग्रोथ नहीं हुई है। आपने अपने आप से बांधा है, ठीक है, आपने अपने आप से वो सारे बैंडेज, सारे कपड़े, सारी पट्टियाँ आपने अपने आप से अपने बॉडी पे बांधा है, वो हो गई आपकी एक्सटर्नल ग्रोथ। और इंटरनल ग्रोथ जो है आपकी, वो केवल और केवल लिविंग ऑर्गेनिज्म में दिखाई देती है। इसका कोई भी एक्सेप्शन नहीं है, आपका इंट्रिंसिक ग्रोथ का कोई भी एक्सेप्शन नहीं है। तो जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में आपको डिफाइनिंग फीचर की डिफिनेशन बताई थी, जिसका कोई एक्सेप्शन ना हो और वो केवल और केवल लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट हो, तो इंट्रिंसिक ग्रोथ आपका डिफाइनिंग फीचर है। पूरा ग्रोथ की तो अभी हम बात ही नहीं कर रहे हैं, इसकी बात तो हम एकदम लास्ट में करेंगे, ये डिफाइनिंग फीचर है या डिफाइनिंग फीचर नहीं है, ठीक है। हम इंट्रिंसिक ग्रोथ की बात कर रहे हैं, ग्रोथ के अंदर इंट्रिंसिक ग्रोथ की बात कर रहे हैं। ये इसका कोई भी एक्सेप्शन नहीं है, कोई भी नॉन लिविंग थिंग्स के अंदर ये नहीं पाया जाता है, ठीक है। तो इंट्रिंसिक ग्रोथ आपका डिफाइनिंग फीचर है, ठीक है। और अगर हम इंट्रिंसिक ग्रोथ की बात करें तो ये जो है इंट्रिंसिक ग्रोथ आपका केवल और केवल किस में दिखता है? सीन ओनली इन लिविंग, ठीक है, केवल और केवल लिविंग में ये दिखता है, ठीक है। और अगर हम बात करें लिविंग का कैरेक्टरिस्टिक फीचर के बारे में भी, तो वो भी इंट्रिंसिक ग्रोथ है आपका, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ लिविंग, कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ लिविंग, ठीक है। और जो आपका एक्सट्रिंसिक ग्रोथ था, ये एक्सटर्नल ग्रोथ था, और ये आपका आल्सो सीन इन नॉन लिविंग थिंग्स, आल्सो सीन इन नॉन लिविंग, ठीक है। नॉन लिविंग में भी ये आपका दिखता है। तो ग्रोथ की इतनी बातें ग्रोथ में हमने आपको अभी समझा दिया, ठीक है। अब हम इसके बाद रिप्रोडक्शन में भी रिप्रोडक्शन पे चलेंगे, रिप्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे, ठीक है। रिप्रोडक्शन के बाद फिर से हम ग्रोथ और रिप्रोडक्शन पे 2-3 पॉइंट हैं जो कि एकदम सिमिलर हैं, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन के, वो एकदम सिमिलर पॉइंट है, उन पे बात करेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे ग्रोथ डिफाइनिंग फीचर है या नहीं है, रिप्रोडक्शन डिफाइनिंग फीचर है या नहीं है, ठीक है। तो अब हम लोग रिप्रोडक्शन से कंटिन्यू करते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग रिप्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन के बारे में हम बात करते हैं, रिप्रोडक्शन डिफाइनिंग फीचर है आपका कि डिफाइनिंग फीचर नहीं है, इसके बारे में हम देखते हैं रिप्रोडक्शन में। तो रिप्रोडक्शन को हम सबसे पहले 3 पार्ट में बांटते हैं, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में आप पहले एक ऊपर से आप देख लो, बस मतलब इतना ही आपको अभी जानना है। जानना क्या है, बस अभी इतना आप देख लो, इसके बाद आगे आपको 1-2 चैप्टर आगे जब पढ़ोगे तो आपको खुद ही समझ आ जाएगा ये सारी चीज़ें। वेजिटेटिव में जब बॉडी का ही कोई पार्ट टूटे, कोई बॉडी का कोई पार्ट टूट गया और उसको नया ऑर्गेनिज्म बन जाए, उसी पार्ट से वो नया ऑर्गेनिज्म बन जाए, वो होता है आपका वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। अब अगर आप 2-4 दोस्त लड़ाई झगड़ा हो रहा है, कोई बोले कि मैं तुमको काट डालूंगा, तो तुम उससे बोल देना तू काट डालना मेरे को, मेरे 100 टुकड़े कर देना, फिर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हो जाएगा। समझ रहे हो? मतलब सुरेश के 100 टुकड़े कर दिया तो 100 सुरेश बन गए। समझ रहे हो? यहाँ पे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का ये मतलब हुआ, ठीक है। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, स्पोर वाला रिप्रोडक्शन। कौन सा वाला? स्पोर वाला रिप्रोडक्शन, ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, स्पोर वाला रिप्रोडक्शन, आगे हम इसमें डिटेल में बात करने वाले हैं, ठीक है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भली भांति सब लोग जानते हैं, ठीक। अब इसके बाद इसमें भी थोड़ा बात करेंगे हम लोग, अभी बात करेंगे। तो अब हम बात करते हैं एसेक्सुअल और सेक्सुअल के बारे में। वेजिटेटिव साइड हटा दो,
इसको अभी एकदम साइड कर दो। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे अब बात करते हैं और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे हम लोग बात करते हैं, ठीक है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यूनिपेरेंटल हो सकता है। पहले थोड़ा दोनों में हम कंपैरिजन कर लेते हैं, ठीक है। कंपैरिजन हम लोग ऐसे करते हैं कि जैसे एसेक्सुअल है, ये सेक्सुअल इधर है, ठीक। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बिना दो लोगों की ज़रूरत के हो सकता है, यूनिपेरेंटल, ठीक है। इसमें दो लोगों की ज़रूरत पड़ती है। ये हो गया आपका बाईपेरेंटल, ठीक। ये यूनिपेरेंटल हो गया, ये आपका बाईपेरेंटिकल हो गया, ठीक। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक हो गया और सेक्सुअल का एक हो गया। अब हम लोग मार्कर चेंज करें, दूसरा लिखें। अब जो है अगर एसेक्सुअल में और सेक्सुअल में जेनेटिक्स की अगर हम बात कर लें, ठीक है, तो जेनेटिक्स का कोई भी वेरिएशन नहीं दिखाई देगा एसेक्सुअल में, और सेक्सुअल में जेनेटिक वेरिएशन दिखाई देगा। मतलब एसेक्सुअल में जैसे उनकी प्रोजनी, जैसे वो वैसे ही उनकी प्रोजनी, सेम टू सेम डिक्टो कॉपी, ठीक। और सेक्सुअल में ऐसा नहीं होता, आइडेंटिकल होती है, सेम टू सेम नहीं होती है, ठीक है। नो जेनेटिक वेरिएशन, इसमें जो है आपका जेनेटिक वेरिएशन होता है, ठीक है। और अब हम लोग बात करें तीसरी की। इसमें आपकी जो है, जो अभी बताया, आइडेंटिकल होती है, आइडेंटिकल होती है, पेरेंट्स से एकदम हूबहू सेम टू सेम आइडेंटिकल होती है। ये सिमिलर होती है, ना कि आइडेंटिकल होती है, ठीक है। सिमिलर होती है, ये सिमिलर, ठीक है। अब हम लोग अगली बात करते हैं। एसेक्सुअल आपका सिंपल एंड इजी, सिंपल प्रोसेस है, एकदम सिंपल एंड इजी, ठीक है। ये एकदम सिंपल सी प्रोसेस है और आसान होती है। और सेक्सुअल आपकी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, आपकी कॉम्प्लेक्स एंड इलॉबरेट, लंबी प्रोसेस है आपकी, ठीक है। कॉम्प्लेक्स है आपकी और ये लंबी प्रोसेस है आपकी, ठीक है। तो अब हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की ये इलैबोरेट क्यों है, उसके बारे में थोड़ा प्रोसेस के बारे में जान लेते हैं, ठीक है। तो इसमें जो प्रोसेस होती है आपकी, सबसे पहला होता है इसमें गैमेट फॉर्मेशन। क्या होता है? गैमेट फॉर्मेशन। और फिर इसके बाद होती है जो सेकंड प्रोसेस है इसकी, वो होती है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन, ठीक है। फिर होता है आपका फर्टिलाइजेशन, ठीक है। और फिर जो आपकी तीसरी प्रोसेस आती है आपकी, वो होती है जाइगोट। कौने गोट? जाइगोट, जाइगोट फॉर्मेशन। बायो कभी भी पढ़ो, तेज तेज पढ़ो, समझ रहे हो? बायो कभी भी पढ़ो आप लोग, तेज तेज पढ़ो, याद हो जाएगी बायो एकदम से, समझ में आ जाएंगे सारे कॉन्सेप्ट। आपको कॉन्सेप्ट भी आप क्लियर कर रहे हो ना, तेज तेज करो। मन में मुनमुनाने से कुछ नहीं होता है मन में। बायो तेज तेज पढ़ने की ही है, बोल बोल के पढ़ो, बोल बोल के पढ़ो। पहले पढ़ो फिर उसको लिखो, ऐसे नहीं क्लियर होती। सारे कॉन्सेप्ट ऐसे ही क्लियर होते हैं। मज़े से पढ़ो, मज़े से एकदम पढ़ते रहो, ठीक है। अब हम लोग इसी में, ये तो आपको हो गया सेक्सुअल में। अब और कुछ नहीं पढ़ना, मतलब अभी इतना ही जानना है, अभी इतना ही जानना है आपको। आगे बहुत कुछ, अभी आगे आगे के चैप्टर में है, बहुत एकदम डिटेल में है आगे, ठीक है। और अभी एसेक्सुअल के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं, कौन सा क्या क्या होता है वो अभी उसके बारे में अभी बताएंगे हम लोग।
चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, ठीक है। तो इसमें जो है सबसे पहला आपका आता है बाइनरी फिजन, ठीक। बाइनरी फिजन मीन्स इक्वल डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। आपको ये तो पता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यूनिपेरेंटल होता है, ये तो आपको पता ही है, ठीक है। तो अब हम उसी में बात कर रहे हैं बाइनरी फिजन की, ठीक। तो बाइनरी फिजन कैसा होता है, ये होता है इक्वल डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म आपका जो पेरेंटल सेल है आपकी, वो जो साइटोप्लाज्म होता है वो इक्वल डिवाइड हो जाता है, इक्वल डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, ठीक। ये मान लो कोई सेल है, ठीक। फिर उसके बाद साइटोप्लाज्म तो अंदर भरा हुआ है, ठीक है। और फिर ये यहाँ से धीरे धीरे ये यहाँ से ऐसे बढ़ती आ गई, ठीक। तो अब जो है ऐसी ही आपकी दो सेल बन गई। बाइनरी फिजन ये हो गया बराबर इक्वल डिवीजन, साइटोप्लाज्म इक्वल दोनों बढ़ गया सेल में, ठीक है। साइटोप्लाज्म आपका डिवाइड हो गया, दो सेल आपकी बढ़ गई। यहाँ पे सेल का नंबर 1 था और यहाँ पे सेल का नंबर 2 हो गया है, ठीक है। तो इक्वल डिवीजन आपका साइटोप्लाज्म का यहाँ पे सीधे दिख रहा है आपका। और यहाँ पे आप कोई बता सकते हैं कि इसका पेरेंट कौन है, यहाँ पे तो ये है पेरेंट, लेकिन यहाँ पे दोनों को देखने में ऐसा लग रहा है कि इसमें कौन पेरेंट है और कौन उनकी ऑफस्प्रिंग है, कौन पेरेंट है और कौन उनकी प्रोजनी है, बता सकता है कोई। तो जो है इसमें आपकी जो है पेरेंटल आइडेंटिटी जो होती है, पेरेंटल आइडेंटिटी इज लॉस्ट। पेरेंटल आइडेंटिटी जो होती है वो खो जाती है इसमें, क्योंकि इसमें अब हम लोग बता ही नहीं पाएंगे इसमें कौन पेरेंट है और कौन उनकी प्रोजनी है, ये तो अब हम बता ही नहीं पाएंगे। तो पेरेंटल आइडेंटिटी इसमें आपकी लॉस्ट हो जाती है। तो अब हम इसी के पार्ट की बात कर रहे हैं बाइनरी फिजन के ही अंदर, ठीक है। बाइनरी फिजन में ही अब हम बात कर लेते हैं। तो इसमें सबसे पहला आएगा सिंपल, फिर आएगा लॉन्गिट्यूडनल और फिर इसके बाद ट्रांसवर्स। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखते हैं सिंपल बाइनरी फिजन के बारे में। तो जो है ये यूनिसेलुलर, कोई यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है आपका, ठीक। यहाँ से इसका साइटोप्लाज्म डिवाइड हो रहा है और ये आपका डिवाइड कर गया, ठीक है। तो ये जो सिंपल बाइनरी फिजन होता है आपका वो कौन सी दिखाता है, अमीबा। सिंपल बाइनरी फिजन आपका दिखाता है अमीबा दिखाता है, ठीक है। फिर इसके बाद अब हम लोग बात करते हैं लॉन्गिट्यूडनल की। लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन के बारे में अब हम लोग बात करते हैं। तो इसमें जो है आपकी ये एक सेल है, ठीक। ये कोई यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो गया आपका। अब जो है ये आपका डिवाइड कर रहा है, ठीक है। और फिर ये दो हो गए हैं,
कितने प्यार से बढ़िया आराम आराम से डिवाइड कर ले गए। ये भाई एच नहीं है, ठीक है, ये चीज़ को ना समझना। ये लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन है आपका। और ये पहले जो है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म था कोई, उसके बाद उसका साइटोप्लाज्म डिवाइड करना शुरू किया और ये यहाँ पे डिवाइड कर गया, ठीक है। ये कौन सा ऑर्गेनिज्म दिखाता है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। कौन सा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन दिखाता है आपको? तो ये आपका देखने को मिलता है युगलीना। कौन लीना? युगलीना, ठीक है। युगलीना में आपको लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन देखने को मिलता है। और फिर इसके बाद आता है आपका ट्रांसवर्स, ठीक है। तो ये हम लोग आगे लिख देंगे बड़ी। तो अब हम इसी में आगे बढ़ते हैं ट्रांसवर्स के बारे में। थर्ड नंबर जो है आपका ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन आपका होता है, ठीक है। तो ये कैसे होता है ये भी देख लो। ट्रांसवर्स में ये आपका यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो गया कोई, ये हो गया ट्रांसफर में, ठीक है। ये 1 से 2 हो गए। तो ये कौन कौन से ऑर्गेनिज्म दिखाते हैं? तो ये होता है आपका डायटम्स एंड पैरामीशियम। किसमें होता है? डायटम्स और पैरामीशियम। कौन से एटम? डायटम्स और पैरामीशियम में होता है, ठीक है। अब ये आपका बाइनरी फिजन हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इसी में बडिंग की तरफ। अब हम लोग बात करते हैं आगे बडिंग के बारे में, ठीक है। तो बडिंग के बारे में जैसे बताते हैं, ये एक आपकी सेल हो गई, ठीक। और अब इसी सेल में ये आगे ये निकल आया हथौड़े जैसा टेप बट, ठीक। और फिर इसके बाद ये, तो ये आपकी कौन सी है? ये आपकी पेरेंटल सेल है और ये आपकी बड है, ठीक। और बाद में जो है ये और ये, तो इसमें तो बाद में भी जान पड़ रहा है ना, इस इसमें पहचान पा रहे हो ना आप लोग कि ये पेरेंटल सेल है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, आपकी पेरेंटल सेल की जो आइडेंटिटी होती है वो लॉस्ट नहीं होती है, ठीक है। यहाँ पे जो है जो पेरेंटल सेल की आइडेंटिटी होती है वो लॉस्ट नहीं होती है। और जो साइटोप्लाज्म का डिवीज़न होता है वो अनइक्वल होता है। साइटोप्लाज्म का जो यहाँ पे डिवीज़न हो रहा है वो अनइक्वल डिवीज़न हो रहा है, ठीक है। अनइक्वल डिवीज़न ऑफ साइटोप्लाज्म पेरेंटल आइडेंटिटी इज नॉट लॉस्ट। पेरेंटल आइडेंटिटी यहाँ पे नहीं खोती है। अब हम इसके एग्जाम्पल के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसके एग्जाम्पल हैं आपके ईस्ट एंड हाइड्रा। ईस्ट बहुत काम की चीज़, समझ रहे हो आप लोग, बहुत काम की चीज़ है ये। आगे पढ़ेंगे आप लोग किस काम में आती है ये। ईस्ट और हाइड्रा बता दें, बियर बनाती है। ईस्ट से आपका बियर बनता है फर्मेंटेशन के थ्रू, ठीक। और दूसरा आता है हाइड्रा, ठीक है। तो यहाँ पे बडिंग के हम लोगों ने एग्जाम्पल के बारे में बात कर लिए। तो अब हम लोग बात करते हैं फ्रेगमेंटेशन के बारे में, ठीक। तो फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है कि जैसे मान लो ये एक सेल है, यहाँ से ये कट गई, तो ये 1 से 2 सेल हो गई।
तो ये हुआ कि ये कैसे हुआ, ये आपका हुआ फ्रेगमेंटेशन के थ्रू। और अब हम अगर इसके एग्जाम्पल के बारे में बात करें तो इसके एग्जाम्पल हैं यूलोथ्रिक्स और स्पाइरोकाइजा। ठीक है, इसके दो एग्जाम्पल पहले लिखते हैं हम लोग। यूलोथ्रिक्स एंड स्पाइरोगाइरा, यूलोथ्रिक्स और स्पाइरोगाइरा। और अगर हम इसी में बात करते हैं, इसी में एक एग्जाम्पल की हम बात कर लेते हैं, तो आपके एनसीईआरटी में एक सीधी सीधी लाइन टाइप में एकदम दिया हुआ था, लेकिन वो लाइन नहीं है, वो इनके एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, वो बताता है कि ये फ्रेगमेंटेशन के थ्रू इनका रिप्रोडक्शन होता है, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं और फ्रेगमेंटेशन के थ्रू करते हैं। ठीक है, हम लोग उसको एकदम लाइन समझ के एकदम सीधा सा पढ़ लेते हैं। वो लाइन क्या है वो, तो उसको हम बताते हैं। तो फ्रेगमेंट एनसीईआरटी में क्या दिया हुआ है, एनसीईआरटी में आपके दिया हुआ है प्रोटोनीमा ऑफ मासिस। क्या दिया हुआ है, प्रोटोनीमा ऑफ मासिस, फंजाई, फिलामेंटस एल्गी, और उसके आगे फ्रेगमेंटेशन। तो अगर आप ऐसे देखते हो तो ये एकदम लाइन हो गया, बट वो बता रहा है, देखो सुनो, प्रोटोनीमा ऑफ मॉसिस, फंजाई, फिलामेंटस एल्गी। ठीक है, ये आपका फ्रेगमेंटेशन। ठीक, अब यहाँ पे आप लोग ये चीज़ गौर कीजिएगा, F फॉर फंजाई है, F फॉर फिलामेंटस एल्गी, F फॉर फ्रेगमेंटेशन। ठीक, तो ये कहीं पे भी दिखाई दे, ठीक है, क्वेश्चन में फंजाई दिखाई दिया, फिलामेंटस एल्गी दिखाई दिया, ऑप्शन में अंदर फ्रेगमेंटेशन दिखाई दिया, आँख बंद कर मार फ्रेगमेंटेशन तुरंत। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखो पहले, प्रोटोनीमा ऑफ मासिस, फंजाई, फिलामेंटस एल्गी, फ्रेगमेंटेशन। ठीक, प्रोटोनीमा ऑफ मासिस, फंजाई, फिलामेंटस एल्गी, फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, तो ये हो गया फ्रेगमेंटेशन यहाँ पे कंप्लीट। अब हम लोग बात करने वाले हैं रीजनरेशन के बारे में। ठीक, तो रीजनरेशन में क्या होता है कि बॉडी का कोई भी टुकड़ा टूटेगा और वहाँ से नई बॉडी पूरी बन जाएगी। तो यहाँ पे हम लोग रीजनरेशन के बारे में बात करने वाले हैं। तो रीजनरेशन मीन्स जब बॉडी का कोई भी टुकड़ा टूटे, बॉडी का कोई भी टुकड़ा टूटे और बॉडी उस टुकड़े को दोबारा बना ले, ये एक रीजनरेशन के अंदर भी आता है। ठीक है, बॉडी का कोई भी टुकड़ा टूटता है और बॉडी उस टुकड़े को दोबारा बना लेती है। जैसे हम लोग छिपकली देखते हैं, लिजर्ड, उसकी पूंछ, उसकी टेल जो है कभी कभी कट जाती है, नीचे पड़ी मिलती है हम लोग को, कभी कभी कटी पड़ी मिलती है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो टेल जो है वो टेल से नई छिपकली बनी, टेल से नई छिपकली बनेगी। जो छिपकली की टेल जहाँ से कट गई वहाँ से उसकी नई टेल आ जाएगी। ठीक है, तो एग्जाम्पल, इसमें हम केवल एग्जाम्पल ही डायरेक्ट लिखते हैं। टेल ऑफ लिजर्ड एंड, और आपका एक और स्टार फिश की आर्म जो है, आर्म ऑफ स्टार फिश, आर्म ऑफ स्टार फिश। ठीक, आर्म ऑफ स्टार फिश। और फिर इसके बाद हम लोग एक और देख लेते हैं ट्रू रीजनरेशन के बारे में। ठीक है, अब ट्रू रीजनरेशन मीन्स ये होता है कि कोई भी, जैसे एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हमने ले लेते हैं ट्रू रीजनरेशन में। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसके बॉडी के कितने भी टुकड़े करो, बॉडी उस टुकड़े को नहीं, पूरी बॉडी डेवलप कर देगी वहाँ से। जैसे इसके हमने 3 टुकड़े कर दिए बॉडी के, 1 2 3 टुकड़े हो गए इसके। ठीक, तो यहाँ पे
ये 3 एग्जाम्पल इसका क्या हुआ आपका प्लेनेरिया। ठीक है, तो यहाँ पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पूरा यहाँ पे ख़त्म होता है। अब हमने जो पहले आपसे कहा था ग्रोथ के 1-2 पॉइंट बचेंगे और रिप्रोडक्शन के 1-2 पॉइंट बचेंगे, उनके बारे में हम बात करेंगे। फिर हम वहाँ पे बात करेंगे कि कौन सा डिफाइनिंग फीचर है और कौन सा फंडामेंटल फीचर है। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं इसी में। ग्रोथ और रिप्रोडक्शन के कुछ जो कॉमन पॉइंट थे, तो अगर हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात कर लें, ठीक है, तो यूनिसेलुलर में हमने आपको बताया था कि वो चाहे नंबर बढ़ा रहा हो तो भी ग्रोथ है, और नंबर बढ़ा रहा है मतलब उनकी जनरेशन भी बढ़ रही है। पहले वो केवल पेरेंट थे, फिर उनकी प्रोजनी भी आई, मतलब सेल डिवीजन किया उन्होंने, सेल डिवीजन करके उन्होंने नंबर बढ़ाया, पेरेंट से प्रोजनी आई तो वहाँ पे रिप्रोडक्शन भी हो गया। ठीक है, वहाँ पे रिप्रोडक्शन भी हो गया, तो एक साथ दोनों चीज़ें हो रही हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में। तो ये इंक्लूसिव इवेंट है। इंक्लूसिव मीन्स समाहित, एक ही में, एक साथ, समाहित, एक साथ, दोनों में एक साथ। तो यहाँ पे जो आपका ग्रोथ है वो रिप्रोडक्शन दोनों बराबर हैं, चाहे तो वो सेल का नंबर बढ़ाए। और सिंगल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म अगर सेल का नंबर उसने बढ़ाया तो वहाँ पे पहले एक सिंगल सेल थी और एक था वो, और फिर इसके बाद पेरेंट से उसकी प्रोजनी भी आई, 2 हो गए और 2 सेल हो गई। तो फिर ग्रोथ और रिप्रोडक्शन दोनों एक इंक्लूसिव इवेंट है इसमें। और ये इंक्लूसिव मीन्स क्या होता है, समाहित। तो ग्रोथ और रिप्रोडक्शन एक ही बात होती है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में। और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करें तो ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन एक्सक्लूसिव इवेंट है आपका। ग्रोथ रिप्रोडक्शन ये आपका एक्सक्लूसिव इवेंट है, क्योंकि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन की प्रोसेस अलग होती है और ग्रोथ की प्रोसेस अलग होती है। मास, सरफेस एरिया बढ़ रहा है, मास बढ़ रहा है, उनका वॉल्यूम बढ़ रहा है उनका, ये सब होता है ग्रोथ के अंदर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में। और रिप्रोडक्शन में उनकी जनसंख्या बढ़ रही होती है, मतलब उनकी प्रोजनी आती है, उनकी ऑफस्प्रिंग आते हैं। ठीक है, तो ये होता है। तो अब अगर हम बात कर लेते हैं ग्रोथ आपका डिफाइनिंग फीचर है या नहीं है। ग्रोथ आपका डिफाइनिंग फीचर नहीं है। कैसे नहीं है ये भी देख लो आप लोग। जो ग्रोथ है आपकी, ये आपकी डिफाइनिंग ग्रोथ के बारे में हम लोग देख रहे थे। ग्रोथ आपका डिफाइनिंग फीचर नहीं है। ठीक है, और क्यों नहीं है इसके बारे में अगर हम बात करें तो ग्रोथ जो है नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म भी दिखाते हैं, मतलब ऑर्गेनिज्म तो वैसे भी नहीं हो, नॉन लिविंग थिंग्स भी ग्रोथ दिखाते हैं। जैसे कि अगर एक सीधा सा एग्जांपल लेते हैं, एकदम आसान सा। आपके घर में दरवाज़ा है, लकड़ी का दरवाज़ा होता है, बारिश के मौसम में अगर वहाँ पे पानी आता है तो फूल जाता है। तो ये भी तो मेरे भाई एक ग्रोथ है, उसने अपना सरफेस एरिया इंक्रीज कर लिया। पहले वो दरवाज़ा फिट होता है, एकदम बंद होता है, फिर वो टाइट बंद होने लगता है बारिश के मौसम में, या बंद ही नहीं होता है। तो भाई इसीलिए, क्योंकि नॉन लिविंग थिंग्स भी ग्रोथ करती हैं। पहाड़ बढ़ते हैं, जो माउंटेन होते हैं आपके, वो भी तो इंक्रीज होते हैं। तो ये सब नॉन लिविंग थिंग्स भी ग्रोथ करती हैं, तो इससे ग्रोथ आपका डिफाइनिंग फीचर नहीं होता है। और अगर हम बात करें रिप्रोडक्शन की, तो सर अभी तक तो इसमें कोई ऐसा कुछ भी ऐसा नहीं मिला है जिससे वो एक्सेप्शन नहीं मिला है जिससे वो डिफाइनिंग फीचर ना हो। तो ये तो पक्का डिफाइनिंग फीचर होगा रिप्रोडक्शन है। तो भाई मेरे बात सुनो, रिप्रोडक्शन भी डिफाइनिंग फीचर नहीं है। और वो इसलिए नहीं है रिप्रोडक्शन डिफाइनिंग फीचर आपका, आपने से हम बात करें रिप्रोडक्शन की, डिफाइनिंग फीचर ये भी आपका नहीं है। और ये क्यों नहीं है, तो आपने कभी ना कभी म्यूल सुना होगा, म्यूल। ठीक है, फर्स्ट लेक्चर में ही हमने आपको पढ़ाया था म्यूल। फर्स्ट लेक्चर में बात हुई थी हमारी आपकी म्यूल के बारे में। ये भी आपका इनफर्टाइल होता है। ठीक,
और दूसरी आपकी वर्कर हनी बी। ये आपकी ये भी इनफर्टाइल होती है। और कभी कभी एक्सेप्शन से इनफर्टाइल ह्यूमन कपल, कभी किसी को मेडिकल दिक्कत हो जाती है, मेडिकल इमरजेंसी में कभी उनको दिक्कत हो जाती, कभी कभी किसी कपल्स को, तो वो इनफर्टाइल हो जाते हैं। ठीक है, और भी बहुत सारे एग्जांपल होते हैं, सब बात की बातें हैं। और डिफाइनिंग फीचर का मतलब ही था कि जिस फीचर का कोई भी एक्सेप्शन प्रेजेंट ना हो वही होगा डिफाइनिंग फीचर। तो यहाँ पे तो एक्सेप्शंस आ गए ना मेरे भाई, तो यहाँ पे रिप्रोडक्शन आपका डिफाइनिंग फीचर नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने बात कर ली ग्रोथ और रिप्रोडक्शन के बारे में। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में आगे से कंटिन्यू करेंगे। और अगर आपको कोई डाउट होता है या आपकी कोई क्वेरी होती है तो नीचे कमेंट सेक्शन है, कमेंट सेक्शन में आप लोग मेंशन कर दीजिएगा। ठीक है, आपकी डाउट और आपकी क्वेरी दूर हो जाएगी। ठीक, तो आज की बातें हम लोग यहीं तक करते हैं, बाकी बातें नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं। चलो तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।